उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों का विज्ञापन एक बार फिर से जारी होने वाला है। पदों की संख्या टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर के लगभग 23,000 के आसपास है। इसमें कुछ पद प्रिंसिपल के भी हैं। ठीक है, लगभग 16 से 17,000 टीजीटी के पद हैं और लगभग जो है आपके 4 से 5,000 यहाँ पर प्रवक्ता के पद हैं। पदों के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती से वंचित होने की कगार पर हैं। हालांकि अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो अभी भी संभव है कि आप लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी कठिन है। जिस तरीके से इस समय हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये बड़ा मुश्किल है। फ़िलहाल आपको बता दें कि इस भर्ती में आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल चुकी है। परीक्षा पैटर्न भी बदलने की पूरी संभावना है। मैं आपको जो नियमावली है, नियमावली में क्या चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्या परीक्षा पैटर्न आपका रहने वाला है। अभी तक इसमें जो है आपकी सिर्फ सब्जेक्ट की परीक्षा होती थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नई जुड़ सकती हैं, वो भी हम आपको नियमावली के माध्यम से दिखाएंगे क्या चीज़ें यहाँ पर जुड़ेंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला वीडियो है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख कर अपनी आंखें खोल लिए तो आप जो यहाँ पर वंचित होने की कगार पर हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, ये नियमावली आप लोग देख पा रहे होंगे, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 22 अप्रैल 2024 की डेट में जारी की गई थी। ठीक है, और इस नियमावली के अंतर्गत अब आपके जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें टीजीटी और पीजीटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम राजकीय विद्यालयों के लिए जो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके समान कर दिया गया है। पहले आप लोग जानते होंगे एडेड माध्यमिक विद्यालयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता था और जीआईसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता था। भर्ती भी अलग अलग होती थी। फिलहाल भर्ती तो अभी भी अलग अलग हो रही है, लेकिन कई बार ये प्रश्न उठा कि जब वेतनमान सेम है, गवर्नमेंट सेम है, सिलेबस सेम है, तो फिर टीचर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों अलग अलग है। इस पर सरकार ने विचार करते हुए डिसाइड किया कि अब चाहे वो राजकीय विद्यालयों के टीचर हों या शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीचर हों, सभी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम रखा जाएगा। उसी के तहत ये नियमावली एनसीटीई के रूल्स को फॉलो करते हुए बनाई गई और आप सबके लिए इम्प्लीमेंट की गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करती थी और अब वर्तमान में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कई विषयों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल चुकी है। फिलहाल यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे कि कला, आप लोग जानते हैं कि टीजीटी कला के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसमें कई सारे डिग्री को एलिजिबल किया गया था। जैसे कि प्राविधिक कला से अगर कोई अभ्यर्थी इंटर है और स्नातक किया हुआ है तो एलिजिबल हो जाता था। ठीक है, इसी तरीके से अन्य कई सब्जेक्ट थे। हिंदी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग थी, तो इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अब बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है। इसी तरह संगीत वादन, संगीत गायन में भी तरह तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी। इन सब को समाप्त करके एक नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप कला के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पर कला के लिए जो थी क्राइटेरिया उसमें बहुत सारी डिग्री को मान्य किया जाता था पहले, लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कला के लिए वही अभ्यर्थी एलिजिबल होगा जो किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से कला विषय के साथ स्नातक होगा। ठीक है, और इसके साथ ही शिक्षा स्नातक होगा यानी बीएड होगा, यानी कि कला में स्नातक। और अगर आपने बीएड किया हुआ है
तभी आप कला के लिए योग्य हो सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, आपने कला में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, BFA जिसको आप बोलते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट, ये किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में B.Ed जो है सभी विषयों में लग गया है। इसी तरह मैं आपको प्रवक्ता के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रवक्ता के जो भी पद यहाँ पर हैं, ठीक है, प्रवक्ता यानी PGT में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सभी विषयों में B.Ed को अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है। और इसी की वजह से जो PGT के कैंडिडेट हैं वो सब बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे PGT के कैंडिडेट हैं जिन्होंने B.Ed नहीं किया हुआ है, ये सब बाहर हो रहे हैं। इसी तरह जो TGT वाले कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग प्रावधिक कला करके बैठे हुए हैं, फाइन आर्ट या कला में स्नातक बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो ये सब जो है बाहर हो रहे हैं इस भर्ती से, लाखों में संख्या पहुंच जाएगी। अब कर क्या सकते हैं आप लोग? कर ये सकते हैं कि युवा मंच की अगुवाई में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे और सरकार ने अगर आपकी बात मान ली तो आपकी पुरानी नियमावली बहाल हो जाएगी। ये नियमावली सरकार चाहे तो फ़िलहाल कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकती है, ठीक है। लागू तो होना ही है, लेकिन आप सबके प्रयास से हो सकता है कि होल्ड हो जाए, तो नए अभ्यर्थियों को पुराने नियमावली के आधार पर मौका मिल सकता है। इसी के लिए लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है। तो प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर लगातार छात्रों का अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं कि ये जो भर्ती है पुरानी नियमावली के आधार पर की जाए। यहाँ पर देखिए, पत्र भी आज लिखा गया है माननीय योगी जी के नाम से, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि TGT के लगभग जो 16,000 पद हैं और PGT के लगभग जो 3500 पद हैं, इन पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की जाए। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब CSET PCS वगैरह में लागू हुआ था, तो CSET लागू होने के बाद भी 2 बार मौका दिया गया था छात्रों को कि अभी वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो पुराने पैटर्न पर जो है उनको आगे भर्ती की गई थी। उसी तरह यहाँ पर मांग किया गया है कि जैसे लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ने किया था, 2 मौका दिया था, ताकि जो प्रणाली में परिवर्तन हुआ है उसके अनुरूप छात्र तैयार हो पाएँ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर मांग की गई है कि जो नई नियमावली जारी की गई है, इससे बहुत सारे छात्र प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि प्रावधिक कला, हिंदी, अंग्रेजी, संगीत, सामाजिक शिक्षा और प्रवक्ता के सभी जो नॉन B.Ed हैं उनको एक एक मौका दिया जाए। तो अगर आप चाहें तो इसमें सहयोग कर सकते हैं शारीरिक रूप से, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूरा मामला है। अगर वो मान गए तो आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। अब दोस्तों, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में अवगत करा दिया। परीक्षा पैटर्न में क्या परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जो आयोग की नियमावली है उसके तहत। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने पेज ओपन किया हुआ है आपके सामने, ये एक शासनादेश है जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों में लागू होगा। फिलहाल यहाँ पर जो शिक्षा आयोग द्वारा TGT PGT की भर्तियाँ होंगी उसमें परीक्षा पैटर्न और चयन की प्रक्रिया में क्या उल्लेख किया गया है वो यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियाँ कराएगा उसमें लिखित परीक्षा का जो वेटेज होगा वो 90% होगा, और इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर 10% रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे ये भी लिखा है, जहाँ पर इंटरव्यू लागू नहीं होगा वहाँ पर लिखित परीक्षा का पूर्णांक 100% अंक होगा। तो TGT की जो भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप C की भर्तियों से इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो TGT में तो इंटरव्यू नहीं होगा। इस वजह से TGT में आपकी 100% जो भर्ती होगी वो केवल और केवल लिखित परीक्षा से कराई जाएगी, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। TGT पूरा रिटर्न एग्ज़ाम से होगा आपका, लेकिन PGT में आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों रहेगा, ठीक है। तो PGT में जो आपका रहेगा 90% रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज रहेगा और 10% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। अभी पूर्णांक डिसाइड नहीं है, पूर्णांक डिसाइड लोक शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा कि 500 का पूर्णांक रखना है या कुछ कम ज़्यादा करना है। पिछली भर्तियों में TGT PGT में 500 का पूर्णांक होता था, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस में एक बात हम महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अभी तक जो TGT PGT की भर्ती होती थी उसमें सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाता था, बाकी कुछ भी नहीं आता था, जैसे कि GS,
या रीजनिंग या अन्य कोई चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती कराएगा, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा है कि लिखित परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की तो होगी, लेकिन इसमें जो है आपका सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय दोनों रहेगा। तो ये बात निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट तो आपका आएगा, सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, साथ में जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जनरल नॉलेज में आयोग क्या क्या चीज़ें ऐड करता है देखें, क्योंकि जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत ही विस्तृत है। इसमें करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि लोक सेवा आयोग का अगर आप देखें जीएस तो बहुत व्यापक है, उसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी जो जीएस होगा काफ़ी व्यापक हो सकता है। इसके बारे में फ़िलहाल अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी इसमें, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि सब्जेक्ट भी रहेगा और जीएस भी रहेगा। ठीक है, तो इसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी करिए। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है कि बड़ी भर्ती है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में, और अगर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दे दिया, तो जितने भी पुराने छात्र हैं, वो चाहे वो नॉन बीएड वाले हों जो पीजीटी की राह देख रहे हैं, या अन्य विषयों के टीजीटी में जो क्राइटेरिया है पुराने पैटर्न पर अगर होगी, तो बहुत सारे लोगों का मौका मिलेगा। देखिए, नौकरी उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, लेकिन एक बार छात्रों का कहना है कम से कम हमको भर्ती में बैठने का मौका तो मिले, बाकी मेहनत के हिसाब से नौकरी मिलेगी। जो मेहनत करेगा वो नौकरी ले जाएगा। ठीक है, तो अब आपके हाथ में है करना है नहीं करना है, जैसा आपको उचित लगे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।